या नंबरिंग कुछ अलग है? 6 ही है एवरीवन? तो उसमें ये पूछ रखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन मुझे। सॉल्युबिलिटी निकालिए एजीबीआर की। एजीबीआर की सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब है एस निकालना, दैट आई नीड टू फाइंड आउट स्मॉल एस। तो एजीबीआर की अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो मैं तो केएसपी के साथ उसको स्क्वायर रूट कर, KSP is S square, so S is square root of KSP। मैं निकाल के फटाक से दे दूं, बट इस क्वेश्चन में एक स्पेशल कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है कि आप निकालिए इसका सॉल्युबिलिटी अगर KSP गिवन है एज वेल एज आप एक ऐसी सॉल्यूशन में डाल रहे हो जिसमें ऑलरेडी NaBr इतना प्रेजेंट है। Na के साथ कुछ बच्चों वो स्ट्रॉन्ग, NaCl, NaBr, NaOH, Na के साथ कुछ भी है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं समझूं, विजिबली देखूं इसको, तो मींस पहले से उसके अंदर NaBr डला हुआ है, यानी कि ब्रोमाइड आयन तो पहले से पड़े हैं। ऊपर से मैं कितना AgBr डाल रही हूं, लेट इट बी, कितना भी डालूं, मेरे से वो नहीं पूछा गया कितना डाल रहे हो, कितना AgBr सॉल्युबल होगा, यानी स्मॉल एस। अब जैसे ही सॉल्यूशन में AgBr गिरेगा तो आपको पता है उसके दो टुकड़े होने चाहिए, एक Br नेगेटिव, एक Ag पॉजिटिव। मैं पूरा पिछला टॉपिक रिवाइज करने के लालच में ज्यादा बोल रही हूं कि सब चीज वापस आ जाए। एक Ag पॉजिटिव, एक Br नेगेटिव, ये टूटेंगे। जब ये टूटने लगेंगे तो मुझे पता चलता है Br नेगेटिव तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अब वो Br नेगेटिव जो पहले से ही पड़ा हुआ है वो भी तो AgBr से कॉमन है, कॉमन आयन है। यानी कि KSP बताता है कि इन आयंस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस विच इज कांस्टेंट विच इज गिवन। अब जब आप ऊपर से AgBr डालोगे, वो AgBr कितना सॉल्युबल होगा, सपोज S, तो Ag कितना बनेगा S, क्योंकि Ag का सोर्स तो अकेला AgBr है, लेकिन Br का सोर्स कौन है, पहले से पड़ा है यहां पे 0.01। अब 0.01 मोलर पहले से, मेरे को कैपिटल एम यहां नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही कैपिटल एम होता है। और Br नेगेटिव किधर से गिरेगा, और इससे भी आएगा, जितना Ag प्लस इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसके साथ उसका काउंटर Br नेगेटिव भी गिर रहा है। तो यहां पर मेरे को Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगी, ये। सिंस आपको दिख रहा है KSP क्या है, देख रहे हैं आप, 10 की पावर -13। के बहुत छोटा है, के बहुत छोटा है, तो जो डिसोसिएट होके डिसॉल्व होके सॉल्ट किया है वो स्मॉल एस भी बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा होगा तो 10 की पावर -2 के आगे तो वो इग्नोर होने लायक चीज है। आप सोचिए इसका स्क्वायर रूट करती मैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -6.5 आता, और इधर क्या है 10 की पावर -2, तो अंडरस्टूड है ये तो इग्नोर होगा ही होगा। तो यहां पर इसको तो आप अब क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ये तो नाम मात्र आया। दिस एस इंटू 0.01 इज इक्वल्स टू KSP, ये नई इक्वेशन बन गई मेरे लिए। अब मेरे को क्या पूछा गया था, एस, सॉल्युबिलिटी निकाल के मैं दे दूंगी। मेरा एक क्वेश्चन जो आज की क्लास के एंड में मेरे को एक स्लाइड लेने का मन है, अगर ले पाई तो, नहीं तो मंडे को ले लेंगे, जब भी ले लेंगे। आप मुझे बताइएगा, ये समझ आ रहा हो तो, मैं अकेला AgBr डालती तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती, या AgBr डाल रही हूं ब्रोमाइड की प्रेजेंस में तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी अकेले में? क्यों? इसको प्लीज, मैं कुछ फेसेस को देख रही हूं, उनके हिसाब से पढ़ा रही हूं कि अगर वो ब्लैंक हैं तो, नहीं समझ पाए तो। अगर मैं अकेला AgBr डाल रही होती, मींस एक कंटेनर जिसमें सिर्फ पानी है, कोई पहले से Br नेगेटिव नहीं मौजूद, उसमें अगर मैं AgBr डालती तो मुझे पता है Ag प्लस जितने बनेंगे उतने ही Br नेगेटिव बनेंगे, जो भी उनका फिक्स वैल्यू है KSP की तो आनी आनी है। सपोज जस्ट फॉर टाइम बिंग मैं KSP लिख रही हूं, इसको सीरियसली मत ले लेना, 40 इंटू 10 की पावर -14, जस्ट ऐसे ही लिख दिया 40 ताकि 40 आप रिलेट कर सको। इसमें इसका KSP ये है, तो आपको अगर मैं कहूं 40 से भी आसान कर देती हूं आपके लिए, आप सॉल्युबिलिटी निकाल पाओ 36, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 की पावर -14 को साइड में रख देते थोड़ी देर के लिए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आई 6। लेकिन अगर पहले से ही Br नेगेटिव प्रेजेंट होगा, तब मैं AgBr डाल रही हूं, उस वक्त क्या होगा, इनिशियली शुरू से Br मौजूद है और वो ठीक ठाक मौजूद है,
तो अगर शुरू से बी आर मौजूद है यहां पर, सपोज 3 10 की पावर जो रही हो, शुरू से बी आर मौजूद है, अब जो AgBr टूटेगा वो इस अकॉर्डिंग टूटेगा कि 3 को भी उसको पहले ही गिनती में लेके आना है. इट विल डिसोसिएट लेस. और बेटर तरीके से आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम तो आना ही आना है. आप जब AgBr डाल रहे हो, पहले से ही एक आयन मौजूद है. आपको अंदाजा होता है नहीं जी इसको 6 होना चाहिए, चाहे वो पहले से Br प्रेजेंट है या पहले से Br प्रेजेंट नहीं है, इसका सॉल्युबिलिटी मेरे को दिख रहा है स्क्वायर रूट करके 6 आना है. तो ठीक है, AgBr ने बात मानी और उसने 6 मोल डिसोसिएट किए. बट ली चैटलियर क्या कहता है, आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो. क्यों? ब्रोमीन ज्यादा है. इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन पहले से 3 मौजूद थी और आपने 6 और डाल दी. होने कितनी चाहिए थी Br की? 6. Ag की कितनी होनी चाहिए थी? 6. लेकिन पहले से Br मौजूद है. यही कॉमन आयन इफेक्ट आज की क्लास में एंड करूंगी कि पहले से एक कॉमन आयन रख रखा है, तो तुमने ली चैटलियर के हिसाब से पहले ही तैयारी कर रखी, इक्विलिब्रियम तो तुम्हारा डिस्टर्ब होगा. Ag एक बारी को टूटेगा, टूटते ही उसको दिखेगा भाई प्रोडक्ट एक पहले ही ज्यादा है, मैं क्या टूटूं, प्रोडक्ट एक पहले से ही ज्यादा है, मेरा तो कमबैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसको अंडू करने में लग जाएंगे, उसको कंज्यूम करने में लग जाएंगे. यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो वीक, ऑफ कोर्स ये चैप्टर ही वीक के लिए, पहले से ही कोई कॉमन आयन पड़ा हुआ है ना, वो तुम्हारा डिसोसिएशन वीक करेगा, सॉल्युबिलिटी को वो कम करेगा, अल्फा को वो कम करेगा, वो उसको वीक ही करेगा, स्लो डाउन ही करेगा. सो लेट्स नॉट क्लब कॉमन आयन राइट नाउ, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाना चाहिए अगर पहले से Br नेगेटिव नहीं होता तो दोनों उसको 6 करने पड़ते. पहले से Br नेगेटिव है 3, तो अब वो 6 नहीं कर सकता, अब उसको शायद ये भी 3 करना पड़ेगा और ये भी 3 करना पड़ेगा. तो पहले से अगर Br नेगेटिव प्रेजेंट आ तो मेरी सॉल्युबिलिटी घटेगी क्योंकि KSP तो फिक्स्ड है. और सिंपल लैंग्वेज अगर मैं लेना चाहूं कि नहीं जी मेरे को ये भी नहीं जमा, मुझे पता है KSP प्रोडक्ट 10 ही आना, इंटू 10 की पावर जो मर्जी हो. आपको पता है ये लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 5. और आपको पता है पहले ही कोई चीज ज्यादा डाल रखी है, वो पहले से ही 10 डाल रखी है, तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा. सो जब मेरे पास RHS यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो आपको रिएक्टेंट्स या कह लीजिए जो भी आपकी सॉल्युबिलिटी है ये आपको कम करने पड़ेंगे क्योंकि कांस्टेंट आपको मैच करना है. सो यहां ये चीज का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, पहले से अगर कुछ मौजूद है तो एक्सपेक्टेड से और कम होगी सॉल्युबिलिटी. अगर मैं चाह रही हूं, मेरे पास एक डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने का है और वो मेरे स्किन को नुकसान पहुंचाता है, क्यों पहुंचाता है, शायद उसमें कुछ प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल हैं, एसिडिक हैं, तो मैं पहले से उस डिटर्जेंट में एक ऐसी चीज डाल के रखूंगी कि प्रोटॉन्स बहुत कम डिसोसिएट हो, मेरे स्किन और फैब्रिक दोनों को नुकसान ना पहुंचे. ये मेरी रियल लाइफ में यूज हो रहा है इसका, राइट, कि मेरे वो डिटर्जेंट हमेशा महंगे होंगे जिनका पीएच कंट्रोल्ड होगा, वो फेस वॉश हमेशा आपको महंगा मिलेगा जिसका पीएच कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि उसमें पहले से एक कॉमन आयन ऐसा डाल रखा है. दिस इज व्हाट कॉमन आयन एंड बफर इज, जो हम टेस्ट के बाद लेंगे. तो अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरी रह जाए तो वो टेस्ट के बाद की क्लास के लिए रखा है बफर, कि आपके जितने जूसेस हैं, मिल्क है, जितना खाने का आपका डब्बा बंद सामान आता है, जितने सोप्स, कॉस्मेटिक्स, मींस शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स, टैल्क, हर चीज में आजकल पीएच 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 टंगा हुआ है. आप कोई ऐड देख लीजिए कि इसमें पीएच कंट्रोल्ड है, तो जिसमें भी है उसमें सब में कॉमन आयन इफेक्ट की भी हेल्प ली गई है कि जो चीज टूटने से आपकी स्किन को नुकसान हो रहा है और मजबूरी है वो टूटेगी, उसका इंतजाम पहले ही कर रखा है, एक दूसरा आयन एक्सेस में डाल दिया कि कम टूटे. अगर मेरे को कोई एक चीज ऐसी खानी है जिसमें सिल्वर प्रोड्यूस होना मजबूरी है और मेरी बॉडी को सिल्वर नुकसान दे रहा है, पॉइजन है वो, तो मैं क्या करूंगी, मैं Br नेगेटिव उसमें पहले से ही खूब सारे डाल दूंगी कि सिल्वर टूटे ही ना. Br negative will take care of that solubility product जो आना ही आना है. So this is common ion effect which we are going to take in class after your subjective test. बफर के नाम से ये लिया जाएगा. So अब आपके पास KSP में ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले से कोई आयन मौजूद है तो वो क्या रोल प्ले करता है. ये क्वेश्चन लास्ट, ये भी मैंने आपको इसके जैसा एक करा के भेजा था और कहा था ये हो गया तो 8th भी हो जाएगा. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 आपकी KSP में, जस्ट चेक.
तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, कहीं कल को ये ना रहे, क्योंकि केएसपी की कवरेज बहुत है बच्चों। जेई नीट में तो सबसे ज्यादा कवरेज केएसपी की है। हमें तो आने की इक्विलिब्रियम शुरू होते ही ये दुख होने लगता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन ही केएसपी से आना है। पूरा पीएच अल्फा पीओएच केडब्ल्यू क्यों पढ़ाया जब क्वेश्चन ही केएसपी से आ रहा है। तो लगातार हर साल। सो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें ये पूछा गया है NiOH होल्ट वाइज। देखिए पहले तो देख लीजिए, मैं सारा क्यों इजी आउट करूं आपके लिए। मुझे बस ये बता दो इसमें निकालना क्या है, बस बाकी तो मैं कर लूंगी। निकालना क्या है ये आप बता दोगे तो मेरे लिए आधी बैटल। केएसपी निकालना है, यही निकालना है। केएसपी क्या होता है, निकल और हाइड्रोक्साइड आयन कितने, उसका प्रोडक्ट दे दो। मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूं, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, आपने कहा है केएसपी निकालना है तो मैं केएसपी निकालने चलती हूं। सॉल्युबिलिटी निकालनी है केएसपी। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल्ट वाइज, राइट। सॉल्युबिलिटी मांगी है ना कि केएसपी। आयोनिक प्रोडक्ट इसका मुझको दे रखा है अगर इतना, तो अब कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल्ट वाइज इन इतने मोलर NaOH। दिस किल्स द क्वेश्चन कि उसके अंदर NaOH इतना मौजूद है, और मेरे को क्या देनी है, सॉल्युबिलिटी देनी है। केएसपी दे रखा है कहीं, कुछ दिख रहा है सबको, दे रखा है केएसपी। आयोनिक प्रोडक्ट दे रखा है। अब इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये आयोनिक प्रोडक्ट बोला है, इसको केएसपी सीधा क्यों नहीं बोल दिया। यहां मेरी पहली समस्या है कि इसको केएसपी क्यों नहीं बोल दिया, आयोनिक प्रोडक्ट क्यों बोला है, राइट। तो उसकी बात भी मैं करूं, बट सबसे पहले जो गिवन है उसे समझ लेते हैं। ये तो मेरे को सॉल्युबिलिटी पूछी है, मेरे को ये नहीं लिखना था यहां पर आयोनिक प्रोडक्ट, बट फिर भी मेरे पास आ जाएगा आइडिया। अब आप मुझे बताइए, ये अगर पूरा डिसॉल्व होता तो ऐसे डिसॉल्व होता, SO2S एवरीवन। लेकिन मेरे को पहले से पता है क्या डाल रखा है सामान इसके अंदर, NaOH। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 2s में कितनी ऐड कर दूं, 10 की पावर -1 या 0.1, एंड दिस 0.1 इज वे हायर देन 2s। तो 2s क्या हो जाएगा, इग्नोर। तो यहां पर 2s प्लस 0.1 को मैं 0.1 ही लेके चल लू, यानी जो भी इसका KSP आएगा, पता नहीं क्या आएगा, बाद में बात करूंगी, आई डोंट नो केएसपी क्या है, लेकिन यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो मेरे को बताओ। निकल 2+, यही निकालना है मेरे को, सॉल्युबिलिटी निकालनी है इसकी। बस इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, वही मेरी सॉल्युबिलिटी होगी, मैंने नीचे लिख दिया। यहां पर मैंने क्या लिखा है, 0.1 क्यों लिखा है वो समझ में आ गया। आयोनिक प्रोडक्ट क्यों पुट किया मैंने यहां पर, एसपी देते तो मेरे को पुट करना चाहिए था। वाई एम आई पुटिंग आयोनिक प्रोडक्ट हेयर, एनीवन जिनका हो गया वो इसका जवाब दें। आपने आयोनिक प्रोडक्ट को केएसपी कैसे मान लिया, आपने लास्ट क्लास में देखा है आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड। तो आपने उसको केएसपी कैसे मान लिया, माय क्वेश्चन है, हिंट है इसमें, केएसपी मानेंगे क्यों, मुझे कैसे पता लगा आयोनिक प्रोडक्ट को मुझको केएसपी मान लेना चाहिए। यस, OH की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है, ये तो सैचुरेटेड होगा ही होगा। जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही दे रखा है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आयोनिक प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, केएसपी। इस क्वेश्चन में की सिर्फ ये थी, और ये क्वेश्चन यहां लेने का पर्पस भी यही था। आज नहीं कंफ्यूज हो गए आप, अगले साल जब इक्विलिब्रियम रिवाइज कर रहे होंगे तब ये कंफ्यूजन आएगा कि आपने आयनिक प्रोडक्ट को यहाँ केस, अभी तो इतना दिमाग नहीं चल पाता। जब पहली बार आप इतने टफ चैप्टर्स को करते हैं, डोंट एज्यूम कि आपका दिमाग उतना चलेगा, आपको सब कुछ आएगा। जब अगले साल, इस वक्त मैंने +2 की इक्विलिब्रियम की रिवीजन ही चला रखी है, तो अगले साल जब आप करेंगे तो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने 2 लेक्चर में रिवाइज करा दिया, विद ऑल पास्ट ईयर एंड ऑल एनएसटी लेवल 2 क्वेश्चंस। क्योंकि तब मुश्किल ही नहीं लगता, पता होता है कि इसके बाद ये आना है, ये आना है, बस एक ही फॉर्मूला है, हमें प्रैक्टिस कराओ। सो ये ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने आयोनिक प्रोडक्ट को ऐसा क्यों लिया। क्लियर बच्चों। और कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट होगा तो क्लास के बाद रुक जाइएगा, या अगेन कल आप आ सकते हैं, टेस्ट वाले दिन फ्राइडे से पहले आप आ सकते हैं, जैसे रूटीन में आते हैं, ठीक है। अब मैं आज के प्रॉपर टॉपिक, नए टॉपिक जिसका अगेन पिछले से कुछ लेना देना नहीं है, 0 से स्टार्ट कर रही हूं। इसका क्वेश्चन स्कूल में भी आता है और आपका जेई नीट में भी आता है, बफर थोड़ा डिफरेंट है जो मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद रखा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अब इसको आप सुनेंगे बहुत ध्यान से, इसमें थ्योरी ज्यादा है, इसीलिए आज के टेस्ट में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे आसान टॉपिक मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आप लोगों को पता है अगर सॉल्ट क्या होता है, नहीं पता तो एक बार बताती हूँ सॉल्ट क्या होता है, वन लास्ट टाइम।
किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन से जो चीज बनती है एक्चुअली सॉल्ट उसी को कहते हैं, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। आई होप आपको याद हो, आयनिक इक्विलिब्रियम की पहली क्लास में मैंने यही बताया था। एक दो सॉल्ट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोचना भी मत कि कोई वीक होगा। तो कोई भी एसिड और बेस जब आप मिलाते हो तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, राइट। इसमें मेरे साथ साथ ही नोट करेंगे जिसको करना है, और जिसको नहीं करना वो पीडीएफ से कर लेंगे क्योंकि कुछ खास है इसमें। यानी कि अब मेरे को एसिड और बेस की अगर आपको प्रैक्टिस करानी है तो मेरा लाइफ है उसमें ब्रॉन्सिड लॉरी भी घुसा दूं, उसमें लुइस भी घुसा दूं, कुछ भी घुसा दूं, ताकि आप लोग पकड़ सको ये किसका चल रहा है। अभी तक आपने देखा आयोनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट ब्रॉन्सिड लॉरी, सब कुछ ब्रॉन्सिड लॉरी का चल रहा है। तो उसी हिसाब से चलूं, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, आई होप याद हो गया होगा सबको। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाने का कॉन्फिडेंस आज मेरे को चाहिए, क्या बनेगा। तो सॉल्ट देखिएगा क्या बनेगा। ये स्लाइड का कॉन्फिडेंस, अगली स्लाइड का कॉन्फिडेंस बताएगा मेरा टॉपिक कितनी जल्दी खत्म होना है। C3OONA बहुत अच्छा हो अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए शुरू शुरू में ये करें, क्योंकि आपको आज एनायन कैटायन ढूंढने पड़ेंगे इसके। तो CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये एक सॉल्ट है। क्यों मैंने अलग अलग चार्ज बनाने की सलाह दी है, आपको हमेशा याद रहे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फटाक से टूटते हैं कैटायन एनायन में, आप भूल ना जाएं। और साथ में एक चीज और क्या बनेगी, वाटर, ये आपको याद होगा। और ये ब्रॉन्सेड लॉरी से ही चल रहे हैं, एसिड बेस लुइस से नहीं चल रहे हैं हम, एसिड बेस ये। अब मैंने लिया थोड़ा सा दूसरा एसिड, बहुत हुआ वीक एसिड के नाम पे सिर्फ एसिटिक एसिड से काम चला रही हूं मैं। अब एक और एसिड ले आती हूं मैं, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स इसीलिए एसिडिक हैं क्योंकि वाटर के साथ वो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। इन दोनों का सॉल्ट बनाओ जरा, मैं 2 मिनट रुक के बनाऊंगी। MgCO3, मैग्नीशियम का चार्ज +2, CO3 का चार्ज -2, मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर। तो अगर आपको मैं कोई भी एसिड और बेस दे दूं, सॉल्ट बना लोगे, ठीक है, और उससे एक वाटर बना लोगे। आपने हिंट भी देख लो कि वाटर निकाल के बाकी दोनों को मिला दो, सॉल्ट बन जाना है। ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को क्रिस क्रॉस करना पड़ सकता है, वो भी विल टेक केयर की करना पड़े। तो अगर मैं इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलूं तो कोई गलत तो नहीं है। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को एंजल में न्यूट्रलाइजेशन बोल सकती हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी मैं सॉल्ट को वाटर के साथ वापस पेरेंट लेके आ रही हूं। सॉल्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसको वाटर में लो, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस एक ही कंटेनर में जनरेट हो जाएगा, राइट। वो बात अलग है, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो अगर मैं आगे चलूं तो किसी भी सॉल्ट को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, ऑलवेज उसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकल के आएगा। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल नीचे लिख रखा है, लिखिए जिससे अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, लिखिए। अब मैंने वाटर लिखा है और मुझे पता है मेरी क्लास को पता होना चाहिए यहां पर वाटर क्या काम कर रहा है, एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब खूब सारा पानी दिया, हाइड्रोलिसिस मतलब वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, वाटर एक्सेस में है। तो MgCO3, एक्सेस का मतलब वही है एक बाल्टी भर। अगर मैंने एक बाल्टी भर पानी में 1 चम्मच MgCO3 डाल दिया तो पानी होगा टेक आउट, तो इसको फिर हम उधर ले जाएंगे, जैसे KW बनाया, KSP बनाया, तो इसका भी फिर कुछ बनाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में मेक श्योर आपको पता हो दिस इज अक्सर इन एक्सेस। एक्सेस मतलब जिसको तुम नाप तोल नहीं सकते, इतना ज्यादा है। तो मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट एक सॉल्ट दिया, उससे क्या बन के आया, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड, ये बन के आया उससे। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुमने कहीं सुना है कभी क्लास 10 तक, क्या किस काम आता है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड की तरह काम करता है। सिक आपके पास आ गया, तो अब मैं उस पार्ट को शुरू करती हूं जिसके लिए आपको डीपीपी करनी है। पहला केस समझना मुश्किल होगा, बाकी 3 डिट्टो कॉपी आएंगे। तो जब 3 और आएंगे तो आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। पहले केस में थोड़ी पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ साथ एक एक शब्द नोट करेंगे। इस टॉपिक को किसी बुक ने नाइसली हैंडल नहीं किया, नॉट इवन माय बुकलेट। जितना शॉर्टकट हमने यहां दिया है वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसका एक एक शब्द होगा।
व्हाट अबाउट द सॉल्ट्स विच आर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? इसमें क्या 3 सवाल पूछे? हाँ जी, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं let me frame my question once again. Salt of strong acid, weak base, then I'll be taking weak acid, strong base, then I'll be taking both weak, both strong, क्योंकि सबसे आसान है वो लास्ट में आपसे पूछूंगी। 4 केसेस मेरे को करने हैं। पहला केस मैं क्या ले रही हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड की दिक्कत नहीं आएगी, तड़ाक से HCl आएगा, HNO3 आएगा, H2SO4 आएगा, लेकिन दिक्कत किसकी आती है? बेसिस। वीक बेसिस कौन से? तो अब मौका है आपके पास वीक को याद करने का। अगर मैं कहूं, अभी आंसर मत खोजो, थोड़ी देर आंसर। अगर मैं कहूं मेरे पास ये सॉल्ट्स हैं, पहले तो पहचानो ये सॉल्ट्स हैं भी कि नहीं। कैसे पहचानोगे? क्या कॉमन है इन सब में? ज्यादातर व्हाट इज कॉमन? सब में मेटल है, एक को छोड़ दो तो चेक कर लेना एक बार, सब में मेटल है। एक को छोड़ दो, एक कौन से को छोड़ दो जिसमें मेटल नहीं? कैटायन तो है ही, NH4। ज्यादातर जो मेटल दिखते हैं आपको वो सॉल्टी होते हैं, मेटल के कंपाउंड्स, मेटल की स्पीशीज अक्सर वो क्या होती हैं? सॉल्ट्स होती हैं। एनीवेज, ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, एक कैटायन एक एनायन, क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है, दे ऑल आर सॉल्ट्स। मुझे नहीं पता अभी वो इस कैटेगरी के हैं कि नहीं, किसी ने लिख दिया तो मैंने मान लिया। लेट्स सी, मैंने आपके लिए सबसे पहले कौन सा सॉल्ट उठाया? NH4Cl। इसका रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन यानी इसका हाइड्रोलिसिस किया, वाटर डाला, तो देखिएगा क्या बनेगा। OH किसके पास जाएगा? कैटायन के पास। और H किसके पास जाएगा? एनायन के पास। तो देखना HCl और NH4OH आ गया। अगर आपको ये लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, एनीथिंग कुछ चाहिए? अच्छा, फ्रीज हो गया ना? तो ये दीपा को भेजो, ये उसका काम है, चेक करे आके फ्रीज क्यों हो गया है। आए, इसका इंटरनेट इशू होगा, जो भी होगा चेक करे जी। तो अब इसके बाद उसको बोलो छोड़ के आए, बीच में क्लास खराब होगी। लंच का ये टाइम ही नहीं है, लंच का टाइम है उसका 1-1:30 का। आई डोंट नो व्हाई शी इज डूइंग लंच नाउ। सो अब आपके पास यहां पर समझ आ गया कैसे मैंने एसिड बेस बनाया? ये नीचे वाला देखना, नोट करना, चेक। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है? कैटायन। उसके साथ आप क्या जोड़ोगे? कॉपर के साथ क्या, कैटायन के साथ क्या जोड़ा जाएगा? वाटर का OH नेगेटिव, कॉपर हाइड्रोक्साइड, चेक। करिए इसको नोट। ज्योति मैम हो गया है ठीक। तो अगर मैंने 2 आपको करवा दिए तो इस भरोसे पे कि बाकी खुद कर लोगे। देख के कैसे पहचाना ये इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब वो हिंट समझना। Cl, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से Cl, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फेट SO4, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से Cl, फिर से NO3, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मैंने ऐसे ढूंढ लिया, धीरे धीरे बेस पे भी शिफ्ट होंगे। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं यहां पर वीक बेस हैं। अब आपको आइडिया रहेगा NH4OH इज वीक बेस, ये पहले से ही आइडिया, ये आज एक नया दे दिया आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस था, बट कॉपर हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो ये धीरे धीरे आपको ऐसे आइडिया मिलेगा। अब लिखने के बजाय थोड़ी देर मेरे को आप लोग यहां चाहिए। ये 3 हेडिंग मेरे को आज क्लास के एंड तक चलानी है, 4 केसेस में ये पहला केस है। एक तो तुम लोग ना आगे वाले ना इतना दर्जन भर पेन पेपर मत रखा करो, ठीक है? बस टपकाते ही रहते हो, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। मैं यहां पर एक सॉल्ट लेके आई, सॉल्ट देखते ही तुम लोगों को पता चल जाएगा ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, चल जाएगा अब तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस मैंने किया, ये 2 चीजें बनेंगी। अब आप देखिए NH4OH को तो मैंने जोड़ के लिखा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? 5% से कम डिसोसिएट होगा, सारा ये जुड़ा रहेगा। KSP में भी यही था, नाम मात्र डिसॉल्व होगा, सारा का सारा ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे ही पड़ा रहेगा। वीक बेस का मतलब क्या है? मैंने नहीं टूटना, आई एम नॉट रिलीजिंग माई OH, बहुत थोड़े से रिलीज करेगा, वो भेज दिए इसने। और HCl जो बना इससे, आज के बाद आप जब भी देखेंगे ना किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में HCl, आपको याद आना चाहिए HCl लिखा है बट ये एक्चुअली में अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? एक्वस या मॉल्टन में उसके कैटायन एनायन अलग अलग होने चाहिए। तो H और Cl इस टॉपिक में अब मैं अलग अलग लिखूंगी।
HCl स्ट्रॉन्ग को जोड़ के लिखना मतलब आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पता है आप मैनेज कर लोगे। माय क्वेश्चन, नीचे जाऊं उससे पहले, अगर मैंने इस NH4Cl को वाटर में डाला, पीएच क्या होगा? एसिडिक की बेसिक? प्रोटॉन ज्यादा कि हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा? वेरी ऑब्वियस, प्रोटॉन ज्यादा। अगर आप मेरी बुकलेट भी देंगे ना, देखेंगे इस नतीजे पे पहुंचाने में हमने 2.5 पेज लगा रखे हैं। मैं उन 2.5 पेज को सिर्फ एक स्लाइड में लाई हूं, इसलिए कहीं से मत पढ़ना इस टॉपिक। तो मुझे इतना पता है, अगर ये NH4Cl वाटर में डाला गया, एसिडिक सॉल्यूशन तैयार होगी। दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। व्हाई? रीजन मेरे सामने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, वेरी ऑब्वियस। लेकिन सब्जेक्टिव में मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसका नंबर हमेशा वेरी वेरी हाई होगा, इसका तो नाम मात्र होगा, तो ये तो एसिडिक सॉल्यूशन होगी। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है यहां लिखा है, इसको मत देखना। दूसरे सवाल का जवाब, 3 सवाल चाहिए यहां पे मेरे को। सेकंड क्वेश्चन, वाटर किसके साथ रिएक्ट किया है? रिएक्ट करने का मतलब होता है उसके साथ जुड़ना, उसके साथ जुड़ के कुछ नया कंपाउंड बनाना। वाटर किसके साथ जुड़ के कुछ नया बना के बैठा है? NH4 के साथ, क्योंकि वाटर Cl के साथ तो कुछ बना ही नहीं पाया। Cl नेगेटिव अलग पड़ा है, H पॉजिटिव अलग पड़ा है। वाटर जुड़ा ही नहीं एनायन के साथ। एनायन तो किस में चला गया? एनायन तो फ्री, मतलब फ्री तो नहीं कहूंगी, वो तो हाइड्रेट हो रखा है। प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने Cl नेगेटिव, वो तो अलग अलग हो रखे हैं। वाटर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब और हाइड्रेशन में फर्क क्या है, आज के बाद समझो। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर ने आके बस घेरा है वेंडोवॉल फोर्सेस से कि तुम टिके रहो थोड़ी देर के लिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर खुद टूट के अपने H या OH से तुम्हारे साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड बनाए बैठा है। तो यहां पर वाटर किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? NH4 पॉजिटिव के साथ। NH4 पॉजिटिव के साथ इसने अपना OH लेके एक बेस बना रखा है। ये बेस मैं चाहूं तो कहीं ले भी आऊं। इट मीन्स ओनली कैटायन अंडरवेंट हाइड्रोलिसिस, एनायन तो एज इट इज फ्री पड़ा है। जैसे Cl नेगेटिव एनायन फ्री था यहां पर, ऐसे ही यहां पर भी Cl नेगेटिव एनायन फ्री है। लेकिन अमोनियम कैटायन बहुत कम, 10 की पावर -12 -10 इतना है, तो मैं तो उसको क्या ही मानूंगी, नाम मात्र, नेग्लिजिबल। तो कैन आई से इस प्रोसेस में क्या हुआ? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगले केसेस में तुम लोग बताओगे तीनों चीजें। लास्ट, कितना हाइड्रोलिसिस हुआ इसका? अब यहां पर आपको मैं एक चीज अगर पूछूं, आई नो NH4OH, NH4OH जो है उसका हुआ यहां पर हाइड्रोलिसिस, NH4 पॉजिटिव का हुआ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हुआ इसीलिए NH4OH बना। इस पूरे कंटेनर में NH4OH का एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, बाकी कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इसको इस चैप्टर में रखा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेनर में एक इक्विलिब्रियम मौजूद है। अब ये इक्विलिब्रियम मौजूद है, बहुत ध्यान से सुनना, आप मेरे से पूछेंगे तो बार बार यही पूछेंगे। जहां पर भी इक्विलिब्रियम बनता है वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आएगा। क्योंकि ये बेस है तो मैं K भी लिख सकती हूं। अब इस इक्विलिब्रियम को थोड़ी देर के लिए मैं यहां लिख रही हूं, फिर मैं रब कर दूंगी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार अलग से बता रही हूं। मुझे ये बताइए, दिस, ये जो रिएक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, अलग अलग लिखना है मेरे को, NH4 पॉजिटिव O नेगेटिव, दिस, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, बेस है, Kb मेरे पास आ गया। Kb कोई मेरे से पूछेगा मैं बता भी दूंगी। नाउ माय क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा याद है सबको क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट? अल्फा यूज किया था। फिर KSP में मैंने उसी अल्फा को क्या शक्ल दे दी? S। उस S को नाम क्या दिया? सॉल्युबिलिटी। यहां पर उसी अल्फा को मैं क्या शक्ल दे रही हूं? H। दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कैसे इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, वो अगली स्लाइड से शुरू होगा। बट अब आपको ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जहां आएगा मैं डिराइव कराऊंगी, आई विल बी यूजिंग स्मॉल h इन प्लेस ऑफ अल्फा। I'll be using each and everything, बट आपको सिर्फ फ्रेम दे दिया। हर केस में ये 3 और डीपी करते हैं। तो पहला केस तो हो गया मेरे पास, लेकिन इसके फॉर्मूला नहीं आए। सो फर्स्ट स्लाइड रिटन एवरीवेयर, सबके पास आ गई है? मेरे साथ साथ नोट करने को कहा है मैंने, इसमें कुछ खास चल नहीं रहा, ठीक है? तो आपके पास ये 3 चीजें आ जानी चाहिए कि जब आप एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हैं, बेस वीक लेते हैं, तो हाइड्रोलिसिस तो किसका होगा? हाइड्रोलिसिस कैटायनिक होगा।
उसका एसिडिक पीएच होगा या सॉल्यूशन एसिडिक होगी। इसमें एच क्या होगा, अगली स्लाइड विल टेक केयर, लेकिन उसका नाम दे दिया मैंने। एच का मतलब है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब जो लोग लिख चुके हैं वो हेडिंग डालिए, फॉर्मूला यूज्ड। इस केस में कौन कौन से फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे, सब रिपीट है, आपके पास ऑलरेडी है, बट लिस्ट बनवा रही हूं मैं। तो इस केस में फॉर्मूला यूज्ड, तो वो फॉर्मूला मैं पहले केस में डिराइव करा रही हूं, सिर्फ इसी के लिए कहा था, थोड़ी पेशेंस से सुनेंगे। बाकी केसेस में डिट्टो कॉपी, nobody will ask you to derive. It's only if you ask me how these came, then I should be able to answer you. ठीक है, सिर्फ मैं डिराइव करने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि आपको मैं एज इट इज नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद आपको हर केस के फॉर्मूलाज इसके देने के बाद एवरी केस ये 3 फॉर्मूला लिखे मिलेंगे बस। एक केस के आ गए तो डिट्टो कॉपी बाकी केसेस के आने हैं। सो अब ध्यान से जरा इस डेरिवेशन को सुनिए, मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, जिसको लिखना है, जिसको नहीं लिखना सीधे फॉर्मूला लर्न करना है, फेयर। नो सब्जेक्टिव एग्जाम, नो ऑब्जेक्टिव एग्जाम डिमांड दिस डेरिवेशन एट ऑल। अब मुझे पता है मैंने कोई भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लिया, चेक। इसको BA क्यों लिखा है एक बार आप देख सकते हो। मैंने पीछे एग्जांपल क्या लिया था, NH4Cl, इसने जाके एसिड बनाया था, इसने जाके बेस बनाया था। सोच लीजिए, देख लीजिए, ध्यान आ जाएगा आपको। तो आपने लिया BA, कोई भी सॉल्ट, उसका किया हाइड्रोलिसिस। आपको पता है उसमें एनायन और प्रोटॉन तो बराबर बराबर सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। क्योंकि बेस वीक था इसीलिए वो BOH करके इकट्ठा पड़ा है। उस वीक बेस का अलग से एक इक्विलिब्रियम चल रहा है और उसका KB है। ये आपके लिए एक जनरल मैंने बना दी। नाउ इफ आई वांट टू सी दिस पार्ट, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, A नेगेटिव, चेक नीचे क्या लिखा है मैंने क्या किया यहां पर, एवरीवन, इस BA को तोड़ के लिख दिया। सॉल्ट है ना, सॉल्ट ने पहले क्या किया होगा, पहले तो वाटर में टूटा होगा, A नेगेटिव B पॉजिटिव H2O, उसके बाद आउटपुट क्या आया होगा, देख लीजिएगा जरा, आउटपुट ये आया होगा। अब दोनों साइड A नेगेटिव है, काट दूं थोड़ी देर के लिए, दोनों साइड ही A नेगेटिव है, पहले भी उतना ही A नेगेटिव है, बाद में भी उतना ही A नेगेटिव है, तो मैं K की फॉर्मूला लिखूंगी तो कटना ही है, बाद में भी इधर भी उतना ही A नेगेटिव होगा जितना इधर होगा, तो उसको कटना ही है, क्योंकि सॉल्ट का मतलब तो आयंस अलग अलग ही है वाटर में डालते ही। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब इस इक्वेशन से सब लोग एग्री कर रहे हैं, यही तो है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, देख लीजिएगा। इसी को तो मैंने बोला कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, सिर्फ कैटायन है जो वाटर में इंटरेस्टेड है, एनायन तो पहले भी खुला और बाद में भी खुला। तो इसी को मैंने क्या बोला था, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। नोट बाद में करना, पहले समझ लो, रुक जाओ मैं दे दूंगी टाइम, कहीं मेरा सारा टॉपिक इसी पर डिपेंड कर रहा है कि आपको ये समझ आए। सो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मैंने आपको यहां दिखाया, एनी कैटायन, वीक बेस से जो कैटायन बन रहा है वो वाला। इसके लिए अब मैं KH पहले ही लिख दूं, H आपको पता है क्या है, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये तो आपको पता है बाल्टी भर के है, ये इतना ज्यादा है, एक्सेस में है कि मेरे को पता भी नहीं चलना इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो नीचे मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी, वो तो कांस्टेंट ही है, क्यों ना उसको ऊपर लेके जाऊं। जब उसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, KH। ऐसे ही मैंने KW बनाया, ऐसे ही मैंने KSP बनाया, तो मैंने नीचे अब के वाटर लिखा भी नहीं। अब तक जो इस चैप्टर में पहुंच गया उसको पता है इस वाटर में क्या कर रही हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, KH। आपसे कोई नहीं KH का फॉर्मूला पूछ रहा, इस इतना आसान नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा मुश्किल पूछेंगे। ये इक्वेशन 1 बन गई, रख ली मैंने एक साइड में। इक्वेशन 2 चेक करना, जो मैंने रेड कलर से बना रखी, चेक। ये दो चीज एक साथ एक ही कंटेनर में है, हाइड्रोलिसिस और वो जो वीक बेस बना उसका अलग इक्विलिब्रियम। दोनों की दोनों इक्वेशन चेक करिए, कनुष चेक्ड। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी KH और KB को मल्टीप्लाई करूं, RHS का क्या क्या कट जाएगा, देखो, BOH भी कट जाना है, B+ भी कट जाना है, बचना क्या है, देखो मैंने पूरा करके रखा है, ये सोच के कि किसी का ध्यान ना भी हो ना, वो भी देख सके। दोनों को मल्टीप्लाई करके बकायदा लिखा है मैंने यहां पर, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ये क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी वैल्यू तक पता है आपको, बट मैं क्या कह सकती हूँ, KW है।
25 डिग्री पे KW सबको पता है 10 की पावर -14। सी दिस फॉर्मूला यू नीड टू लर्न। लेकिन आप मेरे से कल को पूछ लेते मैम कहां से आया, तो मेरे पास होना चाहिए मैंने पढ़ा दिया कहां से आया। यानी इतने से फॉर्मूला के लिए, और ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, Ka इंटू KB इज KW कॉन्जुगेट एसिड बेस। और ये किन के लिए है? वो कैटायन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस के बाद उससे जो बेस बन रहा है उसका इक्विलिब्रियम। एनीवेज इट इज लिटिल अर्ली कि आपको इस तरह से समझ आए जैसे मैंने बोल दिया। अभी तो ये समझ है कि ये फॉर्मूला ना वैलिड है। इसकी डेरिवेशन नोट करें, उससे पहले खत्म करने दीजिए मेरे को। तो क्या आज के बाद मैं ये बोलूं तो सोचेंगे तो नहीं कहां से आ गया? क्लियर एवरीवन? अब इसको पहले नोट करिए। फर्स्ट केस जो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का चल रहा है, उसके लिए पहला फॉर्मूला यूज्ड, आई क्लियर्ड दिस। पहला फॉर्मूला यूज्ड कहां से आया? मेरे पास आ गया। तो जो लोग नोट नहीं कर पाए थे, नोट करने में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज टाइम। अगली में तो डेरिवेशन नहीं, अगली में डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि अब आप खुद ही निकाल लोगे फॉर्मूला। हो गया सबके पास नोट? तो अब ये ध्यान रखिए, KW पहले था Ka इंटू KB, अब क्या है? KH इंटू KB। अगला केस होगा तो आप फटाक प्रिडिक्ट कर लोगे, KH इंटू Ka। जो चीज वीक है उसका K आ जाना है यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। चलिए, ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट करवा दिया इस केस का, KH इंटू KB इज इक्वल्स टू KW। जैसे आप जानते थे अल्फा क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ Ka बाय C। एवरीवन, A या B जो भी एसिड या बेस हो। अगर मैं कहूं इस केस में अल्फा की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया था थोड़ी देर पहले? H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? KH बाय C। KH क्या है मेरे को तो पता नहीं, बिल्कुल पता है जी। यहां से निकालो KH। तो यहां से मैंने KH निकाला, तो KH की वैल्यू आपने अभी अभी देखी, क्या होगा KH? KW बाय KB। कर दिया मैंने पुट। यानी फॉर्मूला नंबर 1 नहीं कहूंगी मैं इसको, ये क्योंकि मैंने निकाला है। दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 2। व्हाट इज अल्फा इन प्रीवियस केस? स्क्वायर रूट ऑफ Ka बाय C। इन दिस केस व्हाट इज H? स्क्वायर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C। ये फर्क आ गया। रिलेट करते चलिए पुराने फॉर्मूला से। तो सेकंड फॉर्मूला नोट हो गया हो तो मैं आखिरी थर्ड फॉर्मूले पे आऊं, क्योंकि आगे तो कॉपी मारना है। थर्ड फॉर्मूला है ऐसी सॉल्यूशन का पीएच क्या? मेरे पास आंसर पहले ही है, इसका पीएच एसिडिक आएगा, 7 से नीचे आएगा, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट पीएच चाहिए। सोचो, इससे पहले जब मैं तुम लोगों से पीएच मांगती थी तो तुम कैसे निकालते थे? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे आती थी? सी अल्फा अल्फा मिल जाता था, सी से मल्टीप्लाई करके एच आयन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव लॉग लिया, DPP 5-6 जो भी पहली है सारी इसी से भरी हुई। आपने पीएच रिपोर्ट कर दिया। यहां पर सी अल्फा की जगह क्या होगा? इसका मतलब CH होगा। CH होगा तो जैसे, और H के लिए फॉर्मूला तो हमारा चल रहा है। अगर आप देखें, कोई नोट करने में ना उलझा हो तो, जब मेरे को पता है इसको C से मल्टीप्लाई कर दूं, उसका नेगेटिव लॉग ले लूं, तो वही मेरे को पीएच दे देगा। तो डायरेक्टली मैं पीएच बता रही हूं। ये स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाएगा? हाफ। क्योंकि मेरे को नेगेटिव लॉग लेना है तो ये रहा नेगेटिव लॉग। ऊपर क्या है? KW, नीचे क्या है? KB और C। यानी कि आपको यहां कोई नहीं कहेगा कि पहुंचो, आपको यहां से याद नहीं करना। मैं बता रही हूं याद क्या करना है। लेकिन मैं कहां से लाई? ये कोई कहे आपको चिपका दिया गया, नहीं चिपकाया नहीं, इसी से मैंने C अल्फा करके पीएच निकालना है। तो आपको कोई नहीं कहेगा निकालने को, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो चेक करना मैंने क्या किया। मैंने पीएच का एक फॉर्मूला इधर से निकाला, -12 दिस। अब मैं क्या कर रही हूँ? माइनस को अंदर लेके जा रही हूँ। क्यों लेके जा रही हूँ माइनस को अंदर? क्या जरूरत है? मेरे को PKA और PKB की टर्म में बात करना है। क्यों PKA PKB की टर्म में बात करना है? यहां भी तो P है, और P का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग। तो मेरे को फॉर्मूला इजी करना है। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट इजी। तो अब क्या किया, इस माइनस को अंदर लेगी तो इसका आगे अपने माइनस लॉग आ गया। इसके माइनस क्या लिख दिया? तुम इस पे हो कि इस पे हो? मैं अभी इतने की बात कर रही हूं सिर्फ, तो इस पे रुकना, ठीक है? माइनस लॉग से क्या आ गया? P आ गया एवरीवन। अच्छा, अब ये माइनस में जब अंदर ले गई थी तो प्लस हो गया था, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
P प्लस आएगा, क्यों माइनस किया 2 मिनट रुक के बताती हूँ, बट मान लेते हैं जी यहाँ ये प्लस है, बट बेटा जब इसके माइनस को मैं अंदर ले गई तो ये क्या होगा यादवी? यहां पर आपको याद हो मैंने C इंटू एच बोला था, ये C उधर गया, इस पे स्क्वायर रूट नहीं है, एक कटा एक, अब क्लियर है? मैंने इसको थोड़े उतारा है पूरा, मैंने अभी बताई आपको बात, ये तो अल्फा था, इसको इंटू सी किया, जब इसको इंटू सी करूंगी तो मैं 2 बार ये कर दूं, एक एक कट जाएगा, एक ऊपर रहेगा, मतलब अब क्लियर है? गुड, आई थिंक आपने किसी ने पकड़ी ये बात। अब क्लियर है क्या किया मैंने, सी ऊपर कैसे आया? ओके, तो यहां पर प्लस लॉग सी, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो आई एम वेटिंग। अब क्लियर है सबको प्लस लॉग सी कैसे आया? चलिए, इसके आगे ये माइनस जब मैं अंदर ले गई तो माइनस लॉग बन गया, माइनस लॉग का मैंने क्या बना लिया, स्मॉल पी। उसके बाद जब ये माइनस अंदर ले गई तो प्लस बना, मैं तो परेशानी में हूं, मैं प्लस का क्या करूंगी, मुझे पता है पी होता है माइनस लॉग, तो माइनस पी की जगह मैं प्लस लॉग मैनेज कर सकती हूं, तो मैंने क्या किया, प्लस लॉग की जगह क्या लिख दिया, माइनस पी, एक ही बात है। अब इधर क्या था, प्लस लॉग सी, इस वाले ने अंदर ले जाके क्या कर दिया, माइनस लॉग सी, माइनस लॉग तो मुझे चाहिए यही था, क्या आ गया यहां पर, ये इसको मैं पीसी नहीं कर रही, पीसी जैसी कोई टर्म नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का कोई नेगेटिव लॉग नहीं हो सकता, उसकी जगह मैं स्मॉल पी नहीं यूज कर सकती, तो इसको मैं एज इट इज लेके चल रही हूं। आपको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, ना कि ऊपर वाला। हु इज इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन? नोबडी। आई एम इंटरेस्टेड इन पीएच। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से बात की जा रही है, ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगी आपसे पूछनी। डेरिवेशन आए केमिस्ट्री में, ऐसे क्वेश्चन देखे अरसा हो गया, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही नहीं सकती। अगर आप सोचते हो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में एक आ गया, तो जब आपको ये पता है तो उससे आप बाकी ऑप्शन तो निकाल ही लोगे। आपको जब ये फॉर्मूला याद है तो आप माइनस पी की जगह माइनस लॉग लिख सकते हो, उतना करके आप ये टुकड़ा निकाल सकते हो। सो तीसरा फॉर्मूला जो मर्जी लिखना हो यूज ये करोगे न्यूमेरिकल्स में, कोई जरूरत नहीं ऊपर वाला यूज करने की जब तक मैं ना अलाउ करूं। लिख सारे लीजिए, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पीएच। पीएच के ये 2 फॉर्मूले चलेंगे, आपको हमेशा याद रखने होंगे। सोचिए कौन सा केस था, वीक बेस, वीक बेस था तो सारे में क्या चल रहा है, केबी, सारे फॉर्मूला सेम होंगे, बस बी की जगह अब क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, बस यही बदलेंगे, जहां जहां के बी है वहां वहां मेरे को क्या करना होगा, के ए। एक केस के याद कर लिए मैंने तो मेरे को सारे केसेस के याद हो जाएंगे। नोटेड एवरीबॉडी? चलें आगे, अगला केस, सब कुछ आप बताओगे, कॉपी में सबके करवा दिया, चेक, एक बार देख लो, नोट कर लो इसको, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो मेरी क्लास मेरे को ये बताए इसमें कौन सी चीज हाइड्रोलाइज हो रही है, CH3COO नेगेटिव हाइड्रोलाइज हो रहा है कि Na पॉजिटिव हाइड्रोलाइज हो रहा है? CH3COO नेगेटिव वाटर के H के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इट इज कौन सा हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इतना नोट करिए। कुणाल तब तक बताना इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक की बेसिक, ज्यादा क्या है, अनव ज्यादा क्या है इसमें, प्रोटॉन ज्यादा है भाई। आ, कैसे कैसे बोलूं, मतलब CH3COO नेगेटिव पनव और Na पॉजिटिव, ये कैटायन एनायन टूटे, CH3COO नेगेटिव थोड़े से वाटर के साथ, रेदर बहुत सारे, जितना ये था उतने वाटर के साथ एसिड बना के बैठ गया। मैं नहीं टूटूंगा, वीक हूं, जब मैं नहीं टूटूंगा वीक हूं तो ये प्रोटॉन तो बहुत कम होंगे बेटा जी, इक्विलिब्रियम वाली चीज कब से ज्यादा हो गई। और Na पॉजिटिव OH के साथ मिलके हम सोचते हैं NaOH बनाएगा, बट ये इतना स्ट्रांग है कि ये पूरा का पूरा 100% ब्रेक होगा। तो एक बार इसकी क्लैरिटी के लिए सभी लोग, पनव को समझा रहे हैं उसका मतलब नहीं कि बाकी लोगों ने सिर्फ नोट करना है, ये कंफ्यूजन आपके साथ भी आ सकता है, पहली बार पढ़ रहे हैं। मान लीजिए माई क्लास 10 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट के लेके गई मैं, सुनना एक बार, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और इस पे क्वेश्चन आते हैं। 10 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट के लिए वाटर में डाले एसिटिक एसिड और इधर बनने वाला NaOH।
NaOH भी 10 बनेंगे, एसिटिक एसिड भी 10 बनेंगे एवरीवन। NaOH क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग। वो 10 के 10 NaOH क्या करेगा? OH नेगेटिव बना देगा। लेकिन एसिटिक एसिड क्या है? वीक। मैंने तो टूटना ही नहीं, मैं तो कोई प्रोटॉन नहीं रिलीज करने वाला, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 5% से ज्यादा ये डिसोसिएट नहीं होता। तो ये 10 में से 5%, 10 का कितना होगा? 5%। 50% पूछती तो क्या बोलते? 5। अगर मैं 5% पूछ रही तो क्या बोलोगे? 0.5। तो ये 9.5 तो यहीं बैठा रह गया, मैंने टूटना ही नहीं, ले जाओ मेरा 5%। 9.5 ये यहीं रहा, ये 0.5 टूटा। प्रोटॉन कितने बने हैं? 0.5। और OH नेगेटिव कितने बने हैं? 10। किसकी तादाद ज्यादा है? OH नेगेटिव की। इसका पीएच बेसिक होगा। आपको जो लैंग्वेज में समझ आए पकड़िए, कोई मैटर नहीं करता आपने कैसे पहुंचा, सही पहुंचना चाहिए। तो इसका पीएच क्या होगा? बेसिक होगा। ये होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस और पीएच बेसिक। एग्जांपल नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे फॉर्मूलाज पे। ये दो ठीक है। तो अपने आप आपने देख लिया कि क्या याद रखना है आपको। जब तीनों फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे, चौथे का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वो भी आप बताओगे। तीनों फॉर्मूला जब एक साथ लिखोगे आपको याद हो जाएगा किसमें क्या करना है। नेक्स्ट केस, ये सुन लो एक बार। दोनों ही वीक हो तो क्या? दोनों ही वीक हैं तो मुझे पता है कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। माय क्वेश्चन इज समथिंग एल्स टू यू। इफ बोथ आर वीक, दोनों वीक है, दोनों वीक का मतलब क्या? चेक एक बार देखना बच्चों, ए और बी, एसिड का एनायन और बेस का कैटायन मिलके सॉल्ट बना रखा है। दोनों का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी तो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकल के आएगा, यही देख रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस में। तो इसका पेरेंट एसिड ए के साथ तो क्या आएगा? H। और बेस के साथ क्या आएगा? BOH। दोनों ही वीक हैं, दोनों डिसोसिएट करने से मना कर देते हैं, हमने होना ही नहीं डिसोसिएट, दोनों ही वीक है। दोनों का बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा, किसी का 2%, किसी का 3% डिसोसिएट होगा। मेरा सवाल है इसका पीएच क्या होगा? दोनों ही वीक हैं, दोनों ही बहुत थोड़े थोड़े प्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे। नियरली न्यूट्रल। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा ज्यादा वीक है। आप लोगों ने न्यूट्रल जंप किया, उससे पहले ये नहीं सोच सकते थे कि दोनों वीक हैं। एक का परसेंटेज 3 है डिसोसिएट होने की, एक की परसेंटेज 2 है। तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कौन सा ज्यादा वीक है, बता दो। मैं कहती हूं इन दोनों में ये ज्यादा वीक है तो OH कम होगा, H थोड़ा सा सही ज्यादा है। H अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो शायद प्रोटॉन थोड़े से ज्यादा है तो पीएच 6.92 आ जाए। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो OH थोड़े से ज्यादा होते तो पीएच शायद 7.01 आ जाए। यानी इसका पीएच इज नियरली न्यूट्रल, नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल। हाँ, अगर दोनों बराबर वीक हैं, जो बड़ा रेयर चांस है, तब आप एग्जैक्टली न्यूट्रल बोलोगे। सो डोंट से न्यूट्रल एट ऑल। इसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको दिखाने वाली हूं क्या आया हुआ है, कि अब उसी की बारी है, चौथी कैटेगरी करते ही क्वेश्चंस की बारी है। नोट डाउन दिस। सॉल्यूशन इज नियरली न्यूट्रल, उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 ही होगा, नॉट एग्जैक्टली 7। ऑप्शन आएगा, एक दो तीन पीएच वैल्यू दे रखी होंगी, एक ऑप्शन होगा नियरली इक्वल टू 7, मोर देन 7, लेस देन 7, एग्जैक्टली 7। आप किसको पकड़ोगे? नियरली 7 को, ये ध्यान रखिएगा। आ जाएगा सबके पास? अब हो गया नोट। अब इसके फॉर्मूला निकालते हैं। अच्छा, ये मैंने, ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी, मेरे को तो ये चाहिए ना, ये कर रहे हैं ना आप लोग अभी फॉर्मूलाज। इस पे ऑब्जेक्टिव नीट में आया हुआ है, ये जो मैंने लिखा है ना, मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। इस पे नीट का बड़ा प्यारा थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको भी बताऊंगी। तो फॉर्मूला है तो आप उसके थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव भी कर पाएंगे। जो अलग से इंफॉर्मेशन है वो इन्फ्रेंस है, वो यहां से निकालने वाला एक्चुअली कंक्लूजन है। मेरे पास ऐसी सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही वीक हो, अमोनियम एसीटेट, मैंने पिछली स्लाइड्स पे एग्जांपल दिए हुए हैं, अभी उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपको याद हो। मेरे पास अगर दोनों ही वीक हैं
तो पीएच कैसे डिसाइड होगा, लेस देन 7 की, मोर देन 7 की, ये तो आपको पता है नियरली 7 है। लेकिन मैं अब उस क्वेश्चन की बात कर रही हूं जहां पे मेरे को नियरली 7 में भी पूछ लिया जाए 6.9 की 7.1, तो क्या होगा। और इस पे क्वेश्चन चेक आपको दिख रहा है, ये है मेरे पास पी के डब्ल्यू की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 14। मैं चाहूं तो 14 को बाहर निकाल के 7 कर सकती हूँ हाफ से मल्टीप्लाई करके, वो आप लोग कर ही लेंगे, और बाकी सारा अंदर है और हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो खैर वो मैं कर नहीं रही। आपको ये पता है 14 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको। इफ आई एम गिविंग यू वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, नाम दे रही हूं, आपको खुद ढूंढना होगा वो वीक एसिड वीक बेस का है, दोनों की वैल्यूज भी दे रही हूं, पीके और पीके बी की, और पीएच पूछ रही हूं। अगर पीके बड़ा है, पीके बड़ा है, मेरे को तो फॉर्मूला जानना पसंद नहीं, मेरे को थ्योरेटिकल ज्यादा पसंद है। अगर मेरे को नहीं याद फॉर्मूला, मैं भूल गई उस वक्त, इस क्वेश्चन को लूज क्यों करूं, कोई और तरीके से पकड़ती हूं। मुझे पता है पीके बड़ा है, पी माने क्या होता है, माइनस लॉग। पीके बड़ा है उसका मतलब क्या है, के ए छोटा है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। के ए छोटा होने का मतलब क्या है, ये वीक है। एसिड जिसमें वीक है, बेस उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग है, ओएच उसमें पक्का ज्यादा निकले होंगे, ओएच उसमें ज्यादा निकले होंगे, तो उसका पीएच 7.1 वाला पकड़ूंगी मैं। दिस इज माय थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, क्योंकि ये मेरे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी को इस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जाना पसंद नहीं, वो इस फॉर्मूला से सीधे कर सकता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वो बता देगी आपको कि पीएच में कहां जाना है, 7 से नीचे जाना है कि 7 से ऊपर। आई एम पिकिंग दिस कि इसका पीएच टुवर्ड्स बेसिक आएगा, नियरली 7 तो है वो मुझे पता है, लेकिन ये पूछा गया सवाल है टुवर्ड्स एसिडिक, टुवर्ड्स बेसिक, एग्जैक्टली न्यूट्रल और डेटा इज इनसफिशिएंट, तो आप उसमें क्या देंगे, नियरली बेसिक। कैसे, आपको पीके पीकेबी की वैल्यू दे रखी हो, यहां इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है पूरा क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, उससे पहले ये नोट हो गया सबके पास, उससे पहले चौथी कैटेगरी कैसे भूल गई मैं, दोनों ही स्ट्रांग हैं जी। जब दोनों ही स्ट्रांग हैं तो कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ना कैटायन रुक के राजी है वाटर के साथ, ना एनायन, दोनों ही बनेंगे NaOH HCl और पूरे पूरे टूटेंगे। पूरे पूरे टूटेंगे मतलब जितने OH उतने ही H+। आप खुद सोचिए ना, जितने Na आ रहे हैं उतने ही OH, जितने Cl आ रहे हैं उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि Na और Cl सेम है क्वांटिटी में, तो OH नेगेटिव और H+ भी क्या होंगे, सेम। तो एग्जैक्टली इसका पीएच ऑलवेज 7 होगा, ना कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ना एनायनिक हाइड्रोलिसिस, मींस दिस डू नॉट बिलोंग टू दिस चैप्टर, इसमें इक्विलिब्रियम बन ही नहीं रहा, तो काहे का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अल्फा H इन सब का होना था, जिसमें इक्विलिब्रियम ही नहीं बन रहा वो तो मेरे लिए इस चैप्टर का हिस्सा ही नहीं है, तो चौथे केस में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं आया। अब सबसे पहला क्वेश्चन, टॉपिक तो हो गया खत्म, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को याद कैसे हो, तो पहले तो मैं वो याद करवाती हूँ आपको। आ गया सबके पास ये, अगर नहीं आया तो पहले ये नोट कर लो, फिर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, स्कूल पेपर का है, मैं उसको भी आधा अधूरा दूंगी। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन इज डैश, एसिडिक की बेसिक, और स्कूल पेपर में आता है सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन ये क्यों है, जस्टिफाई करिए। Na2CO3 की सॉल्यूशन का पीएच इज एसिडिक और बेसिक, एंड वाई, आप लोग कह रहे हैं बेसिक, ओके इट इज बेसिक, वाई, बिकॉज, अब आपको जो बिकॉज के बाद शुरू करना है वो क्या शुरू करना है, देखिए, इट इज सॉल्ट ऑफ, और करके दिखाना, इट इज सॉल्ट ऑफ NaOH और कार्बोनिक एसिड, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सीधे हाइड्रोलिसिस से दिखा देती हूं, यहां लिख दूंगी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट, या शुरुआत कर दूंगी, इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एज शोन बिलो। इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना, Na+ एंड OH-, इन दोनों को प्लीज अलग अलग बनाइएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने एक साथ बना दिया, आपने उसी वक्त टीचर को बता दिया कि यहाँ पे अंदाजा ही लगाया जा रहा है, इसको आता नहीं है।
जिसने यहीं पर अलग अलग लिख दिया, टीचर को पता है ये सही जाने वाला है, क्योंकि उसको पता है पहले ही स्टेप से कि मेरे को अलग दिखाने हैं। और दूसरी चीज क्या बनेगी, H2CO3। यहां आप अच्छी नॉलेज अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मेरे को ये भी आता है, आप ये पूछ सकते थे, मैं ये भी बता देती या बता देता। अब इसके बाद अब आपको जो कहानी लिखनी है आप सही लिखोगे। Since it is salt of strong base weak acid, it will produce more OH ion. Hence pH is basic close. तो पहला क्वेश्चन ये आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ जो स्कूल पेपर्स में मैंने देखे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। FeCl3 चेक, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में मेरे को दिख रहा है डीपीपी में, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इजी है, क्लास में करा देती हूँ। Cl आते ही स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। अब आपको ये नहीं पता FeOH होल ट्वाइस या होल थ्राइस जो बनेगा, कॉपर से हिंट लो। कॉपर मैंने वीक बताया, कॉपर के साथ ही है ये आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे एक साथ है, मतलब इनके बेस वीक ही होते हैं। दिस इज हाउ। और पीछे मैं एक एग्जांपल में FeCl3 लिखवा के आई, राइट, तो आपको उससे भी याद हो जाएगा। तो पहला तो आपके पास ये कैटेगरी आती है स्कूल पेपर की 1 मार्कर की, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा चूज इनमें से किसका pH मोर देन 7 होगा। मैं दे रही हूं आपको, अविनाश का आंसर आ गया। बाकी DEB कुछ ऐसा सुनाई दिया है। डी फॉर दिल्ली। ओके, पहले वाले का पीएच क्या होगा, एसिड है, मेरे को निकालना भी नहीं चाहिए। 10⁻⁻7 NaOH, बड़ी कमाल की वैल्यू दी है, राइट। इसमें आप सोचने को ये भी सोच सकते थे 7 के आसपास ही है, 7 से ज्यादा तो नहीं है। तो ये तो आपके लिए मैंने रास्ता ही खोल दिया, तो न्यूट्रल ही दे दी मैंने 7। इसमें आपने डी क्यों दिया, आंसर सी और डी में से है मुझे पता है, आपने सी क्यों नहीं दिया। नियरली इक्वल टू 7 है, मेरे को पहले बताओ कि ए के बी, तब मैं सोच सकती हूँ कि बेसिक की साइड आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर आपका ये होगा। इस तरह के क्वेश्चन स्कूल में बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए आप। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे एक कैटेगरी क्वेश्चन की है जिसमें आपको याददाश्त होनी चाहिए। ये भी हो सकता है इसमें से किसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ऑब्वियसली मैं ऊपर के 2 ऑप्शन नहीं पूछ रही, मैं नीचे के 2 ऑप्शन में, किसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, या किसमें किसी एक का होगा। वो सारी थ्योरी मैंने अभी कोशिश करी सेटल करने की। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, जिसने टॉपिक सुना है वो इसको कर सकता है। एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब आखिरी चीज आती है इसके न्यूमेरिकल्स, वो जो फॉर्मूला रटवाए कि वो मेरे को डिराइव किए बिना हेल्पफुल होंगे भी। लेट्स सी, मैं इसमें जेई नीट का क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़िए। ये आपकी डीपीपी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पहला क्वेश्चन है। नोट मत करना इस क्वेश्चन को, पढ़िए, क्योंकि 3 ही दिए हैं मैंने सब्जेक्टिव में, वो तीनों भी तुमने यहां नोट कर लिए तो घर जाके कैसे प्रैक्टिस होगी। सिर्फ मेरे साथ समझेंगे इस क्वेश्चन को, यहां या अपनी डीपीपी में पढ़ें क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है, वो आ गया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर मेरे को क्या पूछा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH। पहली चीज मेरे से पूछी है KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, और पीएच तीसरा फॉर्मूला। तो KH और H तो आजू बाजू में ही चलेंगे। पनव आप नींद आराम से पूरी घर पे करके आइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। और गिवन क्या है आपको जेई नीट में, यही अभी आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है। के ए गिवन है। के ए मतलब क्या है, इस सॉल्ट से, जो भी सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट कौन सा है, इस सॉल्ट से जो प्रोडक्ट में जाके वीक एसिड बनाना, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए गिवन है मेरे को। नाउ मैंने ये भी लिख दिया, जरा देखना ये खुद लिख पाएंगे, आज इसी की प्रैक्टिस कराइए। अगर आपने ये कर लिया आपका क्वेश्चन हो गया। ये अगर आप लिख पाए खुद, फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपका मैथमेटिकल स्किल चेक करना है बस। देखिए मैंने क्या किया, KCN, के आते ही KOH स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। KOH तो आंख, जैसे NaOH है वैसे KOH आंख बंद करके एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है। CN आया HCN, अगेन एक नया वीक एसिड आपकी हैबिट में डाल रही हूं। एसिटिक एसिड से ऊपर उठ के हम कार्बोनिक एसिड भी पकड़े आज, और हमने HCN भी पकड़ा, एक वीक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, जिसमें कार्बन आ गया ना, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCN, जिसमें कार्बन आया वो आंख बंद करके वीक है, तो वो वीक एसिड है मेरे पास, और उसका Ka दिया है। ठीक है, ये समझ लिया तो मेरे जेई नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मेरा लालच वहां पहुंच चुका है। नाउ इफ यू आस्क मी KH, आई नो द फॉर्मूला, व्हाट्स द बिग डील? KW मेरे को पता है, 10 की पावर -14, Ka दे दिया, सिंपल सा डिवाइड करना है मेरे को अगर ये चीज आ गई तो फिर तो एक डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पे ही रह जाऊंगी मैं। तो KW की वैल्यू आपको पता है, Ka की वैल्यू पता है, डिवाइड कर देंगे। आप करेंगे अभी न्यूमेरिकल, एक बार मैं आपको पूरे स्टेप्स समझा लूं, इसलिए मत सोचना फटाफट नोट कर लो। फिर मेरे से H मांगा था, अब मैं वहां पहुंचती हूं, जैसे मैं अल्फा निकाला करती थी, मेरे को नए फॉर्मूले नहीं मैनेज हो रहे, नहीं याद हो रहे। अल्फा क्या होता था, तो H क्या, कुछ भी करके निकालना है। KH ऊपर से मैंने निकाल के आपको दे दिया, क्या जरूरत है वो H का वो वाला फॉर्मूला जो मैंने लिस्ट में लिखवाया है, उसको तो मैंने सिर्फ Ka KW KH से रिलेट करा के दिया ना। आप सीधे इससे करो KH/C, तो आपको KH ऊपर निकाल के आए हो, C पक्का दे रखा होगा, उससे आप H निकाल लोगे। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर क्वेश्चन में लगभग पूछा जाता है, इसका पीएच। पीएच ये कौन से वाला था देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में वही था जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन बार बार पुटअप किया, हमारा तो माइनस आ रहा है, उसके अंदर सारे प्लस हैं, मेरे को याद है। शायद इस तरह से आपको याद हो जाए, क्लास में अड़े थे लोग, माइनस है लेकिन इसमें तो सारे प्लस होते हैं, सारे प्लस हैं इसके अंदर। तो इसमें आपने PKA निकालना, ये मेरी अब अगला एफर्ट हो गया। अब मेरे पास पीएच पूछा गया इसका, तो अब देखिए, हाफ और 14 तो आपको पता है फॉर्मूले में, KW PKW की जगह आई होप मेरी क्लास 14 पुट कर लेगी। PKW, KW क्या होता है, 10 की पावर -14, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14 क्या होगा, बाहर भी माइनस अंदर -14, कुल मिला के क्या आ जाएगा 14। Ka आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, चेक, ये मुझे इसका माइनस लॉग लेना है। अब जो मैं Ka दिया करूंगी 10 की पावर्स में दूंगी, ताकि तुम लोगों को PKA कैसा मिल जाए, सीधे आपको 10 की पावर्स को हैंडल करना पड़े और आप यहां पर PKA निकाल सकते हैं। स्कूल की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्कूल में अगले लॉग की वैल्यू कैसे देंगे, क्लास में आके बोलेंगे आपको, या आपके पेपर में छाप के देंगे कि 6.2 का लॉग कितना होता है, 0.792, आई डोंट नो, बट स्कूल में ये क्वेश्चंस दिखते हैं। तो इस तरह से मेरे पास लॉग आ गया, किसका, Ka का माइनस लॉग। तो PKA की जगह, अभी मैं बताऊंगी स्कूल में कैसे आ रहा है, PKA की जगह मैं क्या दूंगी, 9.2 लॉग C प्लस में, कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है, आप चेक कर लो, 0.1 दी है इस क्वेश्चन में, 10 की पावर -1, तो इसका लॉग तो क्या ही निकालना मेरे लिए मुश्किल होगा, आ जाएगा -1। इस पूरे को सॉल्व करके आप मेरे को पीएच दे सकते हैं। इसके बाद मेरे को लगता है भाई इतना लंबा करना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, स्कूल में तो देखो चलाना पड़ेगा। फिर भी स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन में मैंने क्या देखा है, Ka भी दे देते हैं और PKA भी दे देते हैं। Ka आपको यहां चाहिए, चाहिए भी के नहीं, बिल्कुल चाहिए, और PKA भी दे देते हैं, दोनों दे देते हैं कि लॉग टेबल ना देना पड़े। अब इस क्वेश्चन को जिसको भी सॉल्व करना है, मोस्ट वेलकम अपनी कॉपी में कर सकते हैं, आंसर तो दे ही लोगे। मेरे को मैथ्स का स्किल तो आज चाहिए ही नहीं, आज तो मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री का स्किल चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत लाइट है इसके अंदर। मैं बस एक दो क्वेश्चन और करा रही हूँ, फिर आपका टेस्ट दे रही हूँ। ये मैंने यहां पर आपको पीएच निकाल के दिया है 9.2, चेक जरूर करना, पीएच इसका बेसिक आना होगा। नहीं नहीं, ये तो सॉरी वो निकाल के दिया है, सॉरी सॉरी, माइनस लॉग ऑफ C। आगे आपको ये देखना है, इसका पीएच बेसिक ही आना चाहिए, क्योंकि ये वीक एसिड वाला केस है, 7 से ऊपर होना चाहिए आंसर, जितना भी आ रहा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब तो थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ कि क्या मैंने आज कराया वो कहां लैंड अप हुआ है। एक इजी क्वेश्चन पूछो स्कूल पेपर्स का, ये सबसे लेंदी और मुश्किल पूछा है मैंने आपसे, चेक। ये है आपकी एनसीईआरटी से उठाया हुआ सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक बॉक्स में, ये देखना जरा। समस्या क्या आएगी आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH।
अब NH4OH के बारे में pKb दिया है, यानी वीक बेस है, दिख ही रहा है। अच्छा, pKa भी दे दिया, किसका? एसिटिक एसिड का। मतलब सॉल्ट पक्का कौन से वाला है? वीक एसिड, वीक बेस वाला। सोचो क्या करोगे, पूछा क्या है? पीएच। अगर तुमने ये पहचान लिया ये वीक एसिड है, क्या ही ना करोगे पहचान के, जिसका के दे रखा है वो है ही वीक एसिड, जिसका के भी दे रखा है वो है ही वीक बेस। और साथ में मेरे को कह दिया अमोनियम एसिटेट का जी पीएच निकालो, यानी इस सॉल्ट का पीएच निकालो। तो मेरे को इसका पीएच निकालना है। आई डोंट केयर अब प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, अब तो धीरे धीरे तो स्टेप्स गायब होते जाते हैं। क्या करना है मेरे को वो भी बना के इस केस में। पिछले केस में फिर भी मैंने दिखा दिया, पहला पहला क्वेश्चन है, लंबा लगा होगा। ये मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन लड्डू है आपके लिए। बस आंसर का क्या करना है, मैंने प्लस माइनस कराने लायक वाले बच्चे को ही नॉन मेड और मेड लेने देते हैं। जिसको प्लस माइनस भी नहीं आता उसको तो यहां तक भी नहीं पहुंचने देता कोई स्कूल। तो यहां पर मेरे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। याद रखो, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के फॉर्मूला में लॉग सी नहीं है। प्लस और माइनस तो भूल जाओ, लॉग सी ही नहीं है, वहां कॉन्सेंट्रेशन मायना ही नहीं रख रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला रटा रही हूं मैं और कुछ नहीं कर रही। क्लियर? कैन आई ब्रिंग अप जेई नीट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं डीपीपी में स्कूल के लेवल के, बस। क्योंकि एक ही फॉर्मूला को कितना घुमा घुमा के पूछ लूं मैं। हो जाएगा ये टॉपिक। ये है समस्या वाला। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। ये लेटेस्ट ही आया हुआ है, मतलब 2 साल पहले का है शायद। पहले क्वेश्चन पढ़ो, नोट करो क्या गिवन है, तुम्हें क्या पता लग रहा है उतना देखो। होगा नहीं तुमसे, इसलिए वो मत सोचना। करवाऊंगी मैं एक बार, क्योंकि तुम करोगे बहुत लंबा, मैं दूंगी बहुत छोटा। बस उसका फर्क है। क्वेश्चन पढ़ के लिख लो क्या क्या है। ये मुझे सबसे मुश्किल क्वेश्चन मिला था, ये मैं उठा लाई। बाकी मेरे से पीएच पूछा है ऐसे केस का कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला कॉम्बिनेशन है। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? आपको केडब्ल्यू तो चाहिए ही नहीं, पीकेडब्ल्यू तो आपके पास है ही। क्या चाहिए इसके फॉर्मूले में, मुझे पहले ये बताओ। पीके ए चाहिए कि पीके बी चाहिए? पीके ए चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे दिया? पीके बी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरे को समस्या, आप ये देखिए चाहिए क्या था, मेरे को चेक करना इस इक्वेशन से। मेरे को पीके ए किसका चाहिए था बच्चों? HCN का। और दिया क्या है? पीकेबी। लेकिन किसका? जो लोग कॉपी में, अब वो इधर समझें प्लीज। मुझे पता है HCN जो कि एक एसिड है, उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस CN नेगेटिव है। ये क्या है? एसिड। मेरे को इस वाले फॉर्मूला में चाहिए था पीके, और आप दे रहे हो मेरे को कॉन्जुगेट बेस का। मेरे को समझ नहीं आ रहा करूं क्या। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हम जानते हैं Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw। राइट? वैसे मैंने वहां कर रखा है, बट अपने आप करने में आपको और बेटर समझ आएगा। इस पूरे का मैं माइनस लॉग ले लूं, राइट? क्योंकि मेरे को पी की टर्म में चाहिए। माइनस, और इजी कर देते हैं, अब तक तो आप समझ गए हैं। माइनस लॉग लूंगी तो क्या हो जाएगा? पी के ए। मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस लॉग इसका लूंगी तो क्या हो जाएगा? पी के बी। इसका माइनस लॉग लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? ये तो 10 के पावर -14 होता है ना। माइनस लॉग ले लूंगी तो क्या आ जाएगा? 14। आपको इसमें दे ये रखा है, सॉरी चाहिए ये था, दे ये रखा है, निकाल लोगे अब? ये निकालते ही आपके फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया। ना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, तो यस इट कैन बी पार्ट ऑफ नीट। चेक दिस क्वेश्चन। अब मैंने साफ सुथरी वहां कर रखी है, थोड़ी सी ऐसी हैंडराइटिंग में यहां कर रखी है। अब आप देख लीजिए, इसमें सिर्फ ये पकड़ना था जो चाहिए उसका क्या दे रखा है आपने। के मांगा था, के भी दे दिया, पक्का कॉन्जुगेट एसिड बेस कपल है और दिख ही रहा है। ये टॉपिक जो मैं सिर्फ थ्योरी करा रही हूं, इसको आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद बफर जो कराऊंगी उसमें इस्तेमाल होगा। कि आप जो खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, उससे बफर उसमें डालना क्यों जरूरी है। ऐसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कि अगर आप सोचें, जो दूध आप तक पहुंचता है वो 2 दिन पहले से चला हुआ होता है, राइट? वो एटलीस्ट उस पर आप देखेंगे तो बेस्ट बिफोर में भी 2 दिन का मार्जिन होता है। तो जो दूध आप तक पहुंचता है वो कैसे 2 दिन तक फटता नहीं, खराब नहीं होता, उसका पीएच क्यों नहीं, खट्टा क्यों नहीं हो जाता दूध?
तो आप किसी दूध वाले से अगर मिलें कभी कहीं तो उससे पूछना जरूर है। पंजाब में तो काफी चलता है अभी भी, ये चंडीगढ़ में पैकेट दूध आता है, कहीं आसपास किसी के घर वो फट 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 करती बाइक पे आए ना दूध वाले, उनसे पूछना जरूर कि ये दूध किस वक्त निकाला था, थोड़ा सा कुरेदना, तो पता चलेगा रात को 10:30 बजे दूध निकाला है। आप तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 10 बज जाते हैं। वो दूध फटता क्यों नहीं, वो बफर डाल के लाते हैं उसमें। तो आप अगर उनसे थोड़ा इत्मीनान से पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे, जी सोडा लगा के लाते हैं, सोडा इज बफर। तो दिस इज माय नेक्स्ट क्लास, कि वो बफर ऐसा क्या काम कर देता है कि दूध 24 घंटे तक फटता नहीं। इत्मीनान से आते हैं ना, कोई जल्दी नहीं, उनको पता है उन्होंने सोडा खूब सारा डाल रखा है। वो जो प्रोटोन उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करने हैं ना, उन प्रोटोन को पाते नहीं। उन प्रोटोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने पहले ही सोडा यानी OH माइनस आयन डाल रखे हैं। प्रोटोन बनेंगे, OH माइनस आयन उसको मैनेज करते रहेंगे। इत्मीनान से आपके घर दूध पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा, और 3 घंटे तक भी मत उबालो क्योंकि सोडा डाल रखा है उन्होंने। तो ये बफर और ये सोडा डालना, ये उन लोगों को आइडिया कहाँ से आया, या किसी को भी आइडिया कहाँ से आया, उसके पीछे बफर है। बफर मेरी सब्जेक्टिव टेस्ट को एक छोटी सी बहुत हल्की सी क्लास होगी, उसका बेस आपको आज दे रही हूँ। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी घुसा है, आपको इस नाम से नहीं बताया। ये कहीं भी पूरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। एनसीईआरटी में सिर्फ इसका थ्योरी है, डेफिनेशन है, ये होता क्या है बस। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब है, इसे अब समझिएगा बिल्कुल जीरो से, उसके बाद नोट करना, या हम बफर की क्लास में इसको फिर ओपन कर देंगे तब नोट कर लेना। अगर मैं कोई भी कॉमन आयन, इफ वी ऐड एनी आयन कॉमन टू आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, उसके जो आयन्स प्रोड्यूस हो रखे उनमें से कोई एक कॉमन आयन बाहर से एक्स्ट्रा डाल दूं या पहले से ही डाल के रखूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा बैकवर्ड जाएगा। क्यों बैकवर्ड जाएगा, आपको पता है। अब ये एग्जांपल, ये है फिनोल, राइट, दिस इज फिनोल। इस फिनोल का एक इक्विलिब्रियम होता है, ये प्रोटोन रिलीज करता है, दिस इज एसिडिक। ये वही फिनोल है जो आपके घर में फिनाइल के नाम से इस्तेमाल होता है, इट इज दैट फिनोल ओनली। सो ये फिनोल जो है वाटर में डिसोसिएट होता है, एसिड इज लाइक पॉइजन फॉर अस, ठीक है। इसके अंदर H+ है, इसके अंदर ये एक एनायन है। अगर आप जिस पानी में फिनोल डाल रहे हैं उसमें पहले से ही थोड़े से प्रोटोन मैनेज कर दें, पहले से ही प्रोटोन मैनेज हो रखें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो यानी कि ये साइड रिच हो गई। उसको तो आदत है, मैंने तो Ka तक पहुंचना है, मैंने डिसोसिएट होना शुरू किया। जैसे ही फिनोल ने डिसोसिएट होना शुरू किया, उसको पता चला एक आयन कॉमन पहले ही पड़ा है, वो तो मेरी गिनती में आ गया। जब वो कॉमन आयन पहले ही पड़ा है और एकदम से फिनोल हो गया डिसोसिएट अपने बेसिक नेचर के हिसाब से, तो उसका जो K होना था, उस K के मुकाबले Q कहां पहुंच गया, Q गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। आपको पता है जब Q बड़ा हो जाता है K से, तो उसको किधर आना पड़ता है, उसको नीचे उतरना पड़ता है, बैकवर्ड, ये जाएगा इधर। फिनोल जब ब्रेक होने आया था वाटर में, उसको पता था मैंने इतने मोल तोड़ने, अपना 5% डिसोसिएट मैंने, या 3% मैंने डिसोसिएट करना है, बट अब वो 3% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। वो 3% के हिसाब से गया तो उसके तो Q की वैल्यू बहुत बढ़ गई, उसको तो वापस आना पड़ा, यानी डिसोसिएशन और सप्रेस होगा। यही दूध में किया जाता है, यही सब चीजें आप देखोगे कैसे बफर यूज होता है, नॉट टुडे, बट अगर कोई आयन पहले से ही कॉमन प्रेजेंट होगा तो डिसोसिएशन या उस इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना, सप्रेस हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। ये डेफिनेशन आपको चाहिए, इसके बाद का कॉमन आयन और बफर मैं आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद कराऊंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, क्लियर। अब आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।